अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 2-3 खबरें हैं जो कि कुछ पिछली खबरों की अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे और अच्छी खबरें हैं। और इसके साथ साथ एक खबर इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से भी आज आपके साथ कुछ अपडेट शेयर करेंगे। काफ़ी दिन से इस पर बात नहीं हो सकी, तो जनाब आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, बड़ी तेज़ी से बार बार फिल्म में ट्विस्ट से ट्विस्ट और ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते चले जा रहे हैं और बार बार कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रही हैं। अब जी ताज़ा जो आपने डेवलपमेंट देखी ली है कि फाइनली अपडेट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर आरिफ अलवी साहब की मुज़ाकरात और मुशावरत के बाद तय हुई है, वो है जी 8 फरवरी 2024। तो इसके ऊपर अब बाकायदा इत्तेफाक हो गया है और बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है। काफ़ी हद तक इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है कि अब इस डेट में इंशाल्लाह कोई मजीद तब्दीली नहीं होगी और बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि इस डेट पर इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये काफ़ी खुशाइंद बात है सबसे पहले तो कि पाकिस्तान में जो एक गैर यकीनी की कैफियत है और बार बार ये खबरें आती हैं कि शायद जनवरी में भी इलेक्शन ना हो, फरवरी में भी ना हो, शायद 2 साल तक इस केयर टेकर सेटअप को जो है वो आगे रखा जाए वगैरह वगैरह। तो इस हवाले से जो गैर यकीनी के बादल हैं वो छट गए हैं और काफ़ी हद तक अब इस पर इत्मीनान इसलिए भी है कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो 3 बड़े इदारे हैं वो इस डेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑन बोर्ड हैं। तो ये सबसे बड़ी जो है एक इसमें पॉजिटिव बात है कि सुप्रीम कोर्ट, सदर मुमलिकत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो 3 बड़े जो इदारे हैं, आईनी ओहदे हैं, वो बुनियादी तौर पर अब गारंटर हैं एक तरह से इस डेट के। और अगर पाकिस्तान में कोई आइन और कानून की थोड़ी सी भी रमक बाकी है तो अब इस डेट से कम से कम मामले को मजीद आगे नहीं जाना चाहिए, किसी सूरत नहीं जाना चाहिए, वरना फिर इसके बाद तो फाइनल एक बात यही रह जाती है कि फिर आप इलेक्शन ना ही करवाएं, उसके बाद फिर उसमें कोई और गुंजाइश नहीं। वैसे तो अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा हमने नुकसान उठा लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है कि अब डेट आ गई है तो जो इस सारे पीरियड के दौरान हुआ है उसको भुला दिया जाए। इनफैक्ट ये वो अब सिचुएशन है कि जिसमें इस सारे पीरियड में जो कुछ हुआ है उसको सही कैसे करना है, जिसका जितना कसूर है उसको कैसे हमने सजा देनी है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, और फिर जो इस पूरे पीरियड में अनाओं की जंग की वजह से मफादात की खातिर अवाम से जो उनका हक छीना गया है, जो उनके ऊपर जुल्मों से तम हुआ है, जिस तरह से मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, जो पाकिस्तान के आईनी इदारों से, दूसरे इदारों से जो अवाम का एतमाद उठा है, ये जो सारा हमने नुकसान किया, सवाए नुकसान के हमने कुछ हासिल नहीं किया। बिलीव मी, ये पिछले 1.5-2 साल में हम सिर्फ घाटे में गए हैं, घाटे में गए हैं, घाटे में गए हैं। और अब कम अज कम एक स्टेप हम सिर्फ एक जगह पर ठहरे हैं आकर, अभी सिर्फ हम ठहरे हैं। अब हमने इससे आगे कोशिश ये करनी है कि काश इससे आगे अब थोड़ा सा पॉजिटिविटी प्रिवेल करे, थोड़ी सी इसमें इंसानियत प्रिवेल करे, थोड़ी सी इसमें हुब्बुल वतनी प्रिवेल करे, थोड़ी सी इसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश प्रिवेल करे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखें कि शायद हम किसी पॉजिटिव रास्ते पर चल पड़े। लेकिन अभी खैर बहुत कुछ कहना बहुत मेरा ख्याल है कबल अज़ वक्त होगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब ये क्यों कर हुआ, कैसे हुआ, ये डिटेल मैंने कुछ पिछले व्लॉग में भी आपको बताई, जो सुप्रीम कोर्ट में दिन भर कार्रवाई हुई, जिसके बाद फिर फाइनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मजबूर होना पड़ा कि वो सदर मुमलिकत के पास जाएं, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इस बात के ऊपर उन्हें बाउंड कर दिया कि यू हैव टू कंसल्ट विद सदर मुमलिकत। तो वो तमाम लोग जो ये कहते थे कि जी सदर का तो अब कोई आईनी किरदार ही नहीं डेट देने का, वो गलत साबित हुए। वो सियासतदान जो कहते थे सदर की इतनी औकात ही नहीं है कि वो डेट दे, वो गलत साबित हुए। वो तज्जियाकार जो ये कहते थे कि सदर अगर डेट देंगे तो ये इंतशार फैलाने के मुतरादिफ होगा, वो गलत साबित हुए। वो तमाम आइन और कानून के पासदार नाम निहाद माहिर कानून जो ये तशरीह करते थे कि आइन के तहत जो सदर का इख्तियार है वो एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाइस ख़त्म हो चुका है और अब सदर का कोई लेना देना नहीं, अब सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर ही मुजाविज हैं इस बात के कि वो कर सकते हैं, मजाज हैं इस बात के कि वो डेट अनाउंस कर सकते हैं, तो वो भी गलत साबित हुए। तो ये तमाम लोग जो गलत साबित हुए, इनको चाहिए तो ये था कि अगर इनमें थोड़ी सी भी कोई इस बारे में नदामत का कोई एक रमक बाकी थी तो आकर इस पर इजहार ज़रूर करते कि वाक़तन ये हमसे गलत हुआ, हमने गलत तौर पर इसको देखा, समझा और प्रोपेगेट किया और उससे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा कौम को।
لیکن ہمارے ہاں تو ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے، اخلاق تو ہمارے ہاں سے گزرتا ہی نہیں کبھی پاس سے بھی کہ کوئی آ کے اپنی ذمہ داری قبول کرے کہ ہاں یہ میری غلطی تھی، اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا. تو یہ تو روایتیں ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، اتنے اعلیٰ ظرف تو ہیں ہی نہیں ہم ماشاءاللہ. تو بہرحال چیف الیکشن کمشنر جو بڑی رونت سے تکبر سے یہ کہتے تھے کہ وہ تو صدر کے پاس نہیں جائیں گے، صدر کی بھیجے ہوئے لیٹرز کو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے تھے، جوتے کی نوک پر رکھتے تھے اور اس قدر رونت سے کہتے تھے کہ جی نہیں میں آتا آپ کے ساتھ، اور تلخ جواب دیتے تھے. ان کے جو مشاورت کے حوالے سے وہ کوشش کرتے تھے، بڑھائے ہوئے ہاتھ کو جھٹک دیتے تھے. تو آج اب انہیں جانا پڑا اسی در پر کہ جس کے اوپر وہ لاکھ لاکھ بار کہتے تھے کہ میں نہیں جاؤں گا، تو جانا پڑا. تو بہرحال جی صدر مملکت کے پاس پہنچے چیف الیکشن کمشنر اور سکندر راجہ سلطان صاحب. عارف الوی صاحب کی ملاقات ہوئی، دونوں نے مسکراہٹوں کے تبادلے کیے. عارف الوی صاحب نے بڑے دل کا بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا میرے خیال سے، کیونکہ ماضی میں جو راجہ سکندر صاحب ان کے بارے میں فرماتے رہے ہیں، جس انداز سے ان کو ڈیل کرتے رہے ہیں، تو وہ تو انتہائی ایک طرح سے تضحیک آمیز تھا ان کا رویہ. لیکن صدر صاحب نے خندہ پیشانی سے ان کو آج ڈیل کیا، ان سے مشاورت کی. اگرچہ ابتدائی طور پر الیکشن کمیشن کی طرف سے 11 فروری کی ڈیٹ تھی، لیکن پھر صدر صاحب نے اس پر مزید تجویز دی اور پھر مشاورت کے ساتھ باہمی اتفاق کے ساتھ 8 فروری کی جو ڈیٹ ہے اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا. تو 8 فروری 2024 کو اب جو ہے انتخاب فائنل ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ 100 جوتے بھی کھانا 100 پیاز بھی کھانا، کہ آپ کو کرنا بھی وہی کام پڑا جس سے آپ بچتے تھے، اور اس وقت آپ کے تنتنے ہی الگ ہوتے تھے، اور ایونچولی آپ کو کام بھی وہی کرنا پڑا. لیکن اگین اب اس میں اگر ہم یہ ایک ذمہ داری کے تعین کی بات کریں تو پھر بہت سے لوگ صدر پہ بھی اس کی ذمہ داری ڈالیں گے کہ بھائی آپ کو تو آئین نے یہ کہا ہوا تھا، آپ تو ڈیٹ اناؤنس کر دیتے، اگر وہ عمل درآمد نہ کرتے تو وہ پھر سارا بار ان کے اوپر آتا، بوجھ الیکشن کمیشن کے اوپر آتا، آپ تو اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاتے. لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے، ان کے اوپر کچھ دباؤ بھی تھا نامعلوم افراد کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سارے دباؤ کو اگر انہوں نے نہیں اپنے اوپر سہ پائے اور خاموش ہو گئے یا اپنا آئینی جو رول تھا وہ پلے نہیں کیا، تو اس کے نتیجے میں آج ان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور ان کے پارٹی جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب وہ بھی ان سے خفا ہوئے ہیں، ان کی پارٹی کو بھی اس سے نقصان ہوا ہے کیونکہ ان کی مشکلات مزید بڑھ گئیں. اگر ٹائملی الیکشن ہوتے، چیزیں اور بہتر ہوتی تو شاید پی ٹی آئی کے لیے کچھ سہولت ہوتی، لیکن اب مزید وقت گزرنے سے مزید ان کے اوپر کریک ڈاؤن بڑھا، بہت سارے اور معاملات ہوتے چلے گئے، اور عمران خان صاحب گرفتار ہوئے وغیرہ وغیرہ، تو بہت کچھ ہو گیا اس دوران. تو اب انگلیاں ان پر بھی اٹھ رہی ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر تو پہلے ہی سب کہتے تھے کہ وہ مہرے ہیں، وہ صرف پیادے ہیں، اور وہ صرف حکم کے غلام ہیں، اور وہ صرف اسی کے مطابق چلیں گے جیسے انہیں حکم دیا جائے گا. اب خبر یہ بھی ہے کہ بیسکلی IMF آگے وزٹ کے لیے آ رہا ہے، اگلی قسط جاری کرنے سے پہلے جو ان کے ساتھ وعدے وعید کیے گئے ہیں اس کو پورا کرنا ہے، اور بہت زیادہ پریشر ہے انٹرنیشنلی کہ جی آپ الیکشنز کی طرف نہیں جا رہے تو ڈیٹ اناؤنس کریں، الیکشنز کی طرف معاملات کو لے کر چلیں. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک وجہ ہے، ایک سارے جو سیٹ اپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی نظر آئی ہے، اور الیکشن کی طرف کچھ تھوڑی سی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن بہرحال جو بھی وجوہات ہیں، ایک خوشائند بات یہ ہے کہ بہرحال فائنلی ڈیٹ تو اناؤنس ہو گئی ہے. لیکن میں پھر یہ بات کہوں گی کہ ذمہ داری کا تعین ضرور ہونا چاہیے. اگر ہم نے آئین سے انحراف کو اسی طرح ہلکا لے لیا تو پھر آئندہ ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا، جس کا جب دل کرے گا، جس کو جب دل سوٹ کرے گا کہ جی اب مجھے الیکشن سوٹ کرتے ہیں اب میں کروا لوں، تو یہ اگر ہم نے روایت بنا لی تو پھر ہمارا ملک کہیں کا نہیں ہے، اس کا پھر کوئی مستقبل نہیں ہے. تو ہمیں ایک دفعہ اگر یہ ہوا ہے اس کو ہمیں مثال بنانا ہوگا، یہ ہمیں ذمہ داری کا تعین کرنا ہوگا، اور ایسے کرداروں کے جو خلاف قانونی کارروائی ہے وہ کرنی ہوگی. ورنہ یہ اگر روایت بن گئی تو پھر آپ بھول جائیں کہ ملک میں کبھی بھی آئین اور قانون کی حکمرانی ہو سکتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. آج اس سلسلے میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے انہوں نے ایک غیر رسمی بات چیت بھی کی ہے، جس میں انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے بڑے اچھے کلمات کہے اور کہا کہ جی وہ یقینی طور پر ایک بڑی اہم شخصیت ہے، وہ بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، وہ ان کے لیے نہایت قابل احترام ہیں. یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ بلکہ وہ تو انہیں آئیڈیلائز بھی کرتے رہے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ آئیڈیلائز کرتا رہا ہوں میں تو انہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے خیال سے انہیں تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور وہ زیادہ بہتر
किरदार अदा कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया। तो ये थोड़ा सा वो अपना एक वो भी टच दे गए हैं दूसरी तरफ को खुश करने का, लेकिन इस तरह के पॉजिटिव जेस्चर्स भी वो देते अब नजर आ रहे हैं। तो अब हर कोई अपनी तरफ से अच्छा बनने की कोशिश करेगा कि जी वो बड़ा आइन और कानून का मुहाफिज है, वो बड़ा मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में मुफाहमत की बात कर रहा है। वो कह रहे थे जी मेरा तो दिल है मैं तमाम सियासी जमातों को बिठाऊं और सारे मामलात हल करूं तो वगैरह वगैरह। तो आपको बड़े ट्विस्ट जो है वो नजर आएंगे, लेकिन शर्मिंदगी किसी के चेहरे पर नजर नहीं आएगी। अगर इनके माजी के बयानात देखें और उसके बाद आज के इनके किरदार देखें तो वैसे तो इनका सामना करने का ही इनमें हौसला नहीं होना चाहिए। पहले तो मेरा ख्याल यही एक सबसे पहले आके माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम पहले क्या कहते रहे, लेकिन ये हमारे यहाँ होगा नहीं। अब जनाब एक चीज़ और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कही कि बल्ले का निशान होगा बैलेट पेपर पर, तो दूसरी जो एक अहम खबर है पीटीआई के लिए ख़ास तौर पर वो ये कि बल्ले का निशान होगा। तो ये एक जो मुस्तकिल खौफ था कि बल्ले के निशान को भी बैलेट पेपर से हटाया जाएगा, तो इसके ऊपर भी काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई है, क्योंकि बज़ाहिर तो इसमें कोई अभी तक कार्रवाई भी शुरू नहीं हुई थी कोई बैन करने के हवाले से या कोई और। तो बज़ाहिर इसमें भी अब ये लग रहा है कि बल्ले का निशान तो होगा। अब अल्लाह करे वो पीटीआई के लिए ही हो, ये ना हो कि बल्ले का निशान तो होगा लेकिन किसी और को अलॉट किया हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लग नहीं रहा क्योंकि अब बड़ी बड़ी सियासी जमातों को ऑलमोस्ट सबको निशान अलॉट हो चुके हैं। तो ये भी अब पता चल गया कि पीटीआई तो है। अब पीटीआई तो है, चेयरमैन पीटीआई हैं या नहीं ज़ाहिर आपको मालूम है, उनके तो अभी केसेस का मामला है, तो उसमें तो अभी मजीद क्लैरिटी में वक्त लगेगा। बज़ाहिर तो जो तज्ज़ियाकार हैं वो तो सेटलमेंट के अकॉर्डिंग तो ये बताते हैं कि वो तो हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन क्या इससे फ़र्क पड़ेगा, ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। ये $1 मिलियन क्वेश्चन इसलिए है कि जैसे ही आप देखिए, मैं आपको ये बड़ा ऑनेस्ट अपना एक एनालिसिस दे रही हूँ, जैसे ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ ऐसा लगा कि जैसे एकदम नई रूह फूंक दी गई है पीटीआई में। आप देखें कि वो एकदम मुख्तलिफ इलाकों में लोग निकले हैं सड़कों पर, रैलियां, झंडे, एकदम जैसे आप में जान नहीं पड़ जाती, इस तरह वाली सिचुएशन। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है इलेक्शन की, तो अब जब एक माहौल बनेगा, जब लोग बहरहाल निकलेंगे, कुछ ना कुछ कैंपेनिंग होगी, कितने लोगों को आप मना कर सकते हैं, डोर टू डोर भी कैंपेन होती है, बहुत मामलात होते हैं, अदालतें भी बैठी हैं, कितना का आप इलेक्शन और ये जलसे कन्वेंशन रोक सकते हैं, कहीं ना कहीं तो वो कर ही लेंगे। और जो इस वक्त स्पिरिट है इसको मत भूलें। देखिए पीटीआई का जो इस वक्त वोटर सपोर्टर है ना, वो खौफ की अलामत है बाकी जमातों के लिए। उसकी वजह ये है कि पीटीआई का वोटर सपोर्टर कोई आम वोटर सपोर्टर नहीं है, वो कोई रिवायती वोटर सपोर्टर नहीं है, वो कोई आम मसाइल में घिरा हुआ, कोई अपने रोजी रोटी के चक्करों में फंसा हुआ सिर्फ वो बंदा नहीं है। इसका जो वोटर सपोर्टर है उसमें जो मेजॉरिटी है वो नौजवान नस्ल की है। ये वो नौजवान नस्ल है कि जिसने इस वक्त अपने लिए एक जिद बना ली है, एक अना बना ली है, जिसने एक घुटन का माहौल देख लिया है और अब वो इसका बदला लेना चाहता है। वो इस वक्त एक इंतकाम के जज्बे से सरशार है और उसको पता है कि वो ये बदला कोई हथियार उठा के नहीं लेगा। उसको पता है कि उसने ये बदला कोई इश्तियाल अंगेजी से कुछ घेराव जलाओ करके नहीं करना है। उसने ये बदला लेना है 8 फरवरी को, और उसने वो बदला लेना है। देखिए जो आम लोग हैं वो कहीं सुस्ती भी कर जाएंगे, लेकिन जो ये बदला लेने वाले लोग हैं ना, ये जो नौजवान नस्ल है, ये रुकने वाली नहीं है। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था ना पंजाब के लिए 20 हल्कों पर, इन्होंने, आपको पता है कि उस वक्त वज़ीर आला भी शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज थे और पूरी जो इस वक्त मशीनरी थी वो सारी उनके अंडर कंट्रोल थी। और उस दौरान ज़्यादातर तज्ज़ियाकारों का ख्याल ये था कि बड़ी आसानी से PMLN नशिस्तें जीत लेगी 10-12 और आराम से वो अपनी गवर्नमेंट बना लेगी। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने हर तरह की कोशिश भी की। इन्होंने, आप यकीन मानिए कि लोगों के जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग स्टेशंस हैं, इधर से उठा के उधर फेंक दिए, उधर से उठा के इधर फेंक दिए। एक ही फैमिली के लोगों के, किसी का कहीं डाल दिया। ये मेरी अपनी फैमिली के साथ हुआ, मतलब मेरी अपनी जो बहन है उनके फैमिली के साथ ये हुआ कि अगर 4 मेंबर्स हैं तो किसी का एक बदामी बाग में बना दिया पोलिंग स्टेशन, किसी का टाउनशिप में बना दिया, किसी का गुलबर्ग में बना दिया, किसी चौथे का जो है वो उठा के बिल्कुल जौहर टाउन में बना दिया। तो बिल्कुल अलग अलग फैला दिए। और ये सारी एक सोची समझी प्लानिंग नजर आती थी। उसकी वजह ये थी, जब एक जगह पे एक बंदा सारे मिलकर रह रहे हैं तो आप उनके कोई करीब तरीन पोलिंग स्टेशन पे बनाते हैं और हमेशा से वो उनके रजिस्टर्ड होते ही पोलिंग स्टेशन रेगुलर, वहीं पे लोग जाते हैं आमतौर पर। ये जानबूझ के किया गया था। उसकी वजह ये थी कि जी लोग
तंग आ जाएंगे कि कौन ढूंढता फिरे पोलिंग स्टेशन, कौन एक पहले वहां वोट डालने जाए, फिर लाहौर के दूसरे कोने में जाए, फिर लाहौर के तीसरे कोने में जाए। तो ये डिस्करेज करने का तरीका था कि टर्न आउट को कम रखा जाए, लोग बाहर ना निकले, तंग आ जाए यार कौन इधर जाए, तो जिसने डाल लिया ना डाला। लेकिन उस दिन भी लोगों में इसी तरह रिवेंज था। यह आप बात याद रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। लोगों में उस दिन रिवेंज था। मेरी अपनी बहन ने आके मुझे बताया, कहती लोग ये कहते वोट डालना है, जैसे दुनिया का इस वक्त सबसे जरूरी काम ये है कि बस हमने वोट डालना है, हर मुश्किल को अबूर करके वोट डालना है, चाहे 7 समंदर पार करके जाना पड़े, वोट डालना है। तो ये वाला जो उस वक्त जज्बा था लड़कों में लड़कियों में, और वो निकल रहे थे और भाग रहे थे ले लेके वोटर को, जिधर जिसको जितनी पसली थी उसकी हिम्मत के मुताबिक उसको लेके जा रहा था, बोले वोट डालें, अंकल आए मैं लेके चलूं, वोट डालें। जिधर मर्जी इन्होंने वोट फेंके उठा के उन्होंने डाला और फिर उन्होंने करके दिखाया, हराया। तो ये वाली जो चीज थी ये सिर्फ वहां तक महदूद नहीं थी, ये अभी भी करेंगे। और जितना ये इस तरह करेंगे उतना ज्यादा लोगों में रिवेंज होगा, उतना ज्यादा लोग बाहर निकलेंगे और उतने ज्यादा टर्न आउट ज्यादा होगा। और मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि ये नौजवान नस्ल बड़ी क्लियर है कि इसको क्या करना है, इसको आपने हल्का नहीं लेना। ये वो लोग हैं जो इस वक्त सही तौर पर जिसको कहते हैं ना कि चेंज चाहते हैं, ये वो नफरत की जो अलामतें बनी हुई हैं ना यहाँ पर, कुछ किरदार उनसे नफरत करते हैं और उनको ये मंजर से हटाना चाहते हैं। तो ये बात तय है कि इलेक्शन आएगा तो ये जवाब देंगे, और ऐसा तगड़ा जवाब देंगे कि फिर आपको लग समझ जाएगी कि जो आपकी प्लानिंग्स थी, जो आपकी ताकतें थी, जो आपके सारे चक्कर थे, साजिशें थी, वो कैसे पारा पारा होती हैं, ये फिर आप देखिएगा। तो ये नौजवान नस्ल को आपने जिनको गुमराह कहा, जिनको आपने इल इन्फॉर्म्ड कहा, जिनको आपने बदतमीज कहा, जिनको आपने बदतहजीब कहा, जिनको आपने कल्ट कहा, जिनको आपने बर्गर क्राउड कहा, जिनको आपने न जाने कौन कौन सी गंदी गालियां भी दी, यूथिया कहा, पता नहीं क्या क्या अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए, ये सब चीज़ों का हिसाब ये नौजवान नस्ल अब आपसे लेगी 8 फरवरी को। तो जितना आप इनको अपनी तरफ माइल कर सकते थे उसके बजाय आपने इनको मुतनफ़र किया और अब आप भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। तो बहरहाल जी ये 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन कुछ डिफरेंट मुझे तो नज़र आ रहा है, और बहुत से लोग अभी भी डिस्करेज करने का अमल जारी रखेंगे। लेकिन आप यकीन मानिए दूसरी तरफ के आप चेहरे आज देख लें, मुंह उतरे पड़े हैं, इलेक्शन का ऐलान हुआ है, चेहरे लटके पड़े हैं, इन्हें पता है कि नविश्ता दीवार क्या है, सारी खुदाई अब इनकी एक तरफ है और इनकी सारी ताकतें एक तरफ हैं, फिर भी इनको पता है कि इनके साथ क्या होने वाला है, और यही वजह है कि इनके जो मुंह है ना वो उतरे पड़े हैं। बहरहाल जी बात थोड़ी लंबी हो गई है, मुझे 2 अपडेट्स आपको देनी थी। एक तो मैंने बताना था कि डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की फाइनली मुलाकात होगी इमरान खान साहब से, और उन्होंने आके बड़ी अच्छी खबर दी है। तो तीसरी अच्छी खबर यह है कि जी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि इमरान खान साहब माशाल्लाह ठीक हैं, फिट हैं, हशाश बशाश हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं और बड़े हाई स्पिरिट्स में हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसा उन्हें कोई महसूस नहीं हुआ कि खुदा न खास्ता उनको कोई स्लो पॉइजनिंग की जा रही है उनके साथ, या कोई ऐसा सेहत का मामला है। तो वो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल थम्स अप है कैप्टन की तरफ से, गो अहेड। और उन्होंने कहा कि भरपूर इलेक्शन की तैयारी करें, उड़ा के रखते हैं, ऐसी की तैसी फेरते हैं। तो जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की मुलाकात होगी। और लास्टली मैं आपको बता दूं कि अच्छी खबर नहीं है इसराइल के लिए, जहां पर अब हम देख रहे हैं कि उससे हर तरफ से घेरा तंग कर लिया गया है। यमन की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से, गाजा की तरफ से इकट्ठे एक साथ रॉकेट फायर किए गए हैं और खासा भारी नुकसान हुआ है। और इसराइल की अब काफ़ी बैंड बज रही है। तो काफ़ी वो ऐसा नहीं है कि वो कोई रुका हुआ है या गजा पे कोई हमले रुक गए हैं या वहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा। वो अपनी तरफ से उन्होंने भरपूर तरीके से वहाँ पर आबादियों को निशाना बनाया हुआ है, कैंप को भी निशाना बनाया हुआ है। लेकिन अगर वो ये समझ रहा था कि फ़लस्तीनी जो हैं वो बड़े आसानी से ये हज़म कर जाएंगे, तो ऐसा हुआ नहीं है। और अब अल्टीमेटली हमें नज़र आ रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ रही है। कुछ ममालिक ने इनसे सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म किए हैं, और जिसमें बोलीविया वगैरह शामिल हैं, और भी 2-3 ममालिक ने सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म कर दिए हैं। और कुछ मज़ीद ममालिक जो हैं वो इनके साथ टाइज ख़त्म करने के ऊपर गौर फ़िक्र कर रहे हैं। तो काफ़ी आगे बढ़ती हुई टाइट सिचुएशन, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाए फ़लस्तीनियों की, और इसराइल को मुँह की खानी पड़े इस वॉर में जो उन्होंने इस वक्त निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ किया है। तो वी होप कि हम जल्द ही फ़लस्तीनियों की फतह देखें। आपसे मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।